हमने इनकम एज अ फैक्टर तो देख लिया कैसे नेशनल डेवलपमेंट को जो है वो इफेक्ट करता है। देन वी हैव इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज कि इनकम के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से नेशनल डेवलपमेंट पर जो है इफेक्ट डलता है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या कहता है कि एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, इन्फेंट का मतलब है जो अभी न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब एक साल में जितने भी बेबीज जो हैं वो बोर्न हुए हैं, उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि पैदा होते ही मर गए या एक साल के अंदर अंदर मर गए, तो उनको हम क्या कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year as a ratio of 1000 live children born in that particular year. It is a rate. रेट का मतलब होता है परसेंटेज, तो हम परसेंटेज हमेशा 1000 की लेके चलते हैं इसके अंदर। तो इसने क्या कहा कि एक साल में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, मान लो 1000 बच्चे अगर पैदा हुए हैं, तो उन 1000 में से कितने बच्चे जो हैं वो दे हैव डाइड, एक साल की उम्र से पहले पहले वो मर चुके हैं, तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सेकेंड वी हैव इज literacy rate, proportion of the literate population in the 7 and above year age group। कि किसी भी कंट्री के अंदर 7 साल के जो लोग हैं वो कितने हैं जिनको लिखना भी आता है, जिनको बोलना भी आता है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट वी हैव नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या कहता है कि जो 14 या 15 साल के जितने भी पीपल हैं उस कंट्री के अंदर, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 14 and 15 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इसका मतलब है बच्चे जो हैं वो पैदा होते ही मर रहे हैं। तो अगर ये जितना कम होगा ना, उतना ही कोई कंट्री जो है वो नेशनली डेवलप होगी। लिटरेसी रेट जितना ज्यादा होगा उतना वो कंट्री जो है वो नेशनल डेवलप्ड होगी। नेट अटेंडेंस रेशियो, जितना लोग पढ़ेंगे, जितनी एजुकेशन अच्छी होगी, उतना ही वो कंट्री जो है वो नेशनली डेवलप होगी। तो ये इनकम के साथ साथ अदर क्राइटेरियाज है जिसको हम देख के कह सकते हैं कि अच्छा ये वाली कंट्री तो डेवलप है, ये वाली कंट्री डेवलप नहीं है। ओके, सो हमने कंपैरिजन करके देखा स्टेट वाइज की इंडिया के अंदर जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स है, हरियाणा, केरला, बिहार, तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि पर कैपिटा, IMR, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये जो डेटा है ये 2021 टू 2022 का डेटा लिया गया है, आपकी बुक्स में भी यही वाला डेटा आपको सेम मिलेगा। तो अगर हम देखें पर कैपिटा मतलब कि इनकम, तो इनकम वाइज सबसे ज्यादा इनकम किसकी हमें दिख रही है, हमें हरियाणा की सबसे ज्यादा इनकम दिखाई दे रही है, उसके बाद केरला की, उसके बाद बिहार की। बट अगर हम वहीं जाएं, अगर हम IMR पे जाएं, तो सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब कि सबसे ज्यादा बच्चे जो है उनकी डेथ्स कहाँ हो रही है, वो भी हरियाणा के अंदर हो रही है। तो ये क्या कह रहा है कि आप सिर्फ पैसा देखकर अगर बता दो कि नेशनल डेवलप कौन सा है तो हम ये कहेंगे। पर अगर जो दूसरा फैक्टर है IMR की, जो हमारा दूसरा फैक्टर है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, आप ये भी तो देखो ना उस स्टेट के अंदर कितने लोग मर रहे हैं। जबकि आप अगर केरला में देखोगे वहां पर इनकम भी ओके है और वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। क्यों है वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है। वहां लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है क्यों? क्योंकि वहां पे लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, ये सब कुछ ज्यादा है, इसीलिए केरला को हम कह सकते हैं कि ये बेटर डेवलप है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, अदर स्टेट्स। चाहे इनकी इनकम भी ज्यादा हो, पर अगर हम देखें केरला में काफी अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी। जबकि अगर आप बिहार में देखोगे ना, वहाँ इनकम है इस टाइम, ना ही वहां पर जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा है। वहां पे लिटरेसी भी काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, वहां पर क्योंकि लोग कॉलेज स्कूल जाते ही नहीं है। तो आपको ये डेटा थोड़ा सा याद करके जाना ही पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट याद कर लीजिए, पर इससे जो है वो एक आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और ये जो डेटा है ये याद रखना कि 2021-22 का डेटा है, ठीक है। नेक्स्ट बस खत्म होने वाला है चैप्टर, बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? इट इज द पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक
यानी कि लोगों के लिए लोगों को क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं, और पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट जो भी लोगों को फैसिलिटीज देती है। आपने देखा होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास नरिशमेंट बहुत कम है, मतलब पहले क्या था, भुखमरी बहुत ज्यादा थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये लेके आई थी पब्लिक, ताकि लोगों को खाना जो है वो सस्ते रेट्स में दे सके, जो गेहूं है उसको सस्ते रेट्स में दे सके। आपके आसपास भी राशन शॉप्स होती हैं, जो अपना वो राशन कार्ड ले जाकर हम सस्ते में जो है गेहूं चावल ये चीजें ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, ये पब्लिक की फैसिलिटीज है, जो गवर्नमेंट जो है हम लोगों को देती है, ताकि हम क्या कर सकें, हम सरवाइव कर सकें, हमारा वेलफेयर हो। लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी गवर्नमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसको हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी की ओवरऑल पूरी की पूरी बेनिफिट के लिए जितनी भी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब इन्होंने क्या कहा कि पैसा तो हर कोई अपने आप कमा सकता है, तो गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है। जो पैसा है वो हर एक चीज को नहीं दे सकता, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मनी बाय कर ही नहीं सकता। वो कैसी कैसी चीजें होती हैं, मान लो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब आप एक पर्सन हो, आप अकेले जो है खुद जाकर खड़े नहीं हो सकते रोड्स पे कि हाँ पोल्यूशन कम करो, पोल्यूशन कम करो। आप अगर अकेले खड़े भी होंगे तो इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। पर अगर वही चीज गवर्नमेंट कहती है, जैसे वो दिल्ली में कहती है कि आपको ये वाली गाड़ियां नहीं चलानी, या फिर ओड नंबर या इवन नंबर, मतलब अलग अलग जो स्कीम्स वो लेके आती है, किस चीज के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए, वो एक इम्पैक्ट देता है। तो आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा सकती है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर कहते हैं। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, एजुकेशन, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सब क्या है, ये हमारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं। अब केरला के अंदर हमने देखा था कि वहां पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन अच्छी है, वहां पर जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है अच्छे से, इसीलिए वो पब्लिक फैसिलिटीज उनको अच्छी मिली है, तो इसीलिए वहां पर डेवलपमेंट भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। और दिस इज द वन फैक्टर इन द पब्लिक फैसिलिटीज। और क्या पब्लिक फैसिलिटीज देती है गवर्नमेंट, अभी जो मैंने बताया था पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको उनको सस्ते में जो फूड ग्रेन्स है, मतलब गेहूं चावल ये वाली जो चीजें हैं, इनको सस्ते में देते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। अगर मार्केट में उनका प्राइस 20 रुपए है तो उनको सस्ते में 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में मिल जाता है, तो उनको सस्ते में खाना मिल जाता है ताकि उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो, भूखमरी से लोग जो है वो ना मरे। तो लोगों की जो है लोगों के वेलफेयर के लिए जितनी भी फैसिलिटीज जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को, उसको हम पब्लिक फैसिलिटीज कहते हैं। ठीक है, अब पब्लिक फैसिलिटीज नेशनल डेवलपमेंट में कैसे आ गया। अब कोई भी कंट्री, हमने क्या कहा कि जब उसकी इनकम और अदर जो क्राइटेरियाज हैं वो अच्छे होंगे तो वो डेवलप होगी। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये उनको अदर क्राइटेरियाज प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है लोगों को कि आप एजुकेशन लो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल्स बना दिए, ठीक है, तो अलग अलग उनको खाने पीने के लिए दे दिया, उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया। तो ये चीजें क्या करती है, ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये उसको नेशनली डेवलप कराने के लिए एक पाथ बनाती है। ठीक है, तो पब्लिक फैसिलिटीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। Next, it is also a part of your chapter, that is the body mass index BMI। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम देखते हैं, अभी हमने पीछे क्या देखा था, नरिशमेंट की बात करी थी हमने कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, आपको थोड़ा सस्ते रेट्स में जो है ग्रेन्स प्रोवाइड करती है, गेहूं वगैरह प्रोवाइड करती है। वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि बीच में एक ऐसा टाइम आया था इंडिया के अंदर भी जहां पर जो लोग हैं वो बिल्कुल ही वो हो गए थे, नरिशमेंट नहीं थी, मतलब उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं थी, भूखमरी आ गई थी। वो उन्होंने कैलकुलेट कैसे करा था, उन्होंने एक बॉडी मास इंडेक्स करा था लोगों का, वेट्स को हमने केजी में लिया था और हाइट को मीटर में लिया था और उसका स्केयर कर दिया था। ठीक है, तो इससे जो भी हमारा आंसर आया था रिजल्ट, अगर वो 18.5 से कम था तो उसको तो हमने अंडर नरिश कह दिया था कि ये जो कंट्री है वो अंडर नरिश है,
और अगर उसका जो वेट, ये जो BMI आया हमारा, अगर वो 25 से ज्यादा है तो मतलब उस कंट्री के जो लोग हैं वो ओवरवेट हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम द इनकम, जो कि यूज करते हैं लोग ये देखने के लिए कि उस कंट्री के अंदर नरिशमेंट है या नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के लिए है या नहीं है। तभी तो हम बता पाएंगे ना कि वो नेशनल डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है, ठीक है, कि उस कंट्री को पब्लिक फैसिलिटीज की ज्यादा जरूरत है या नहीं है। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR भी कहा जाता है इसको कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इस रिपोर्ट को ये बनाती है कितनी कंट्रीज के लिए? 193 कंट्रीज के लिए, जिसके अंदर ये क्या करती है? 3 क्राइटेरियाज को देखती है, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर कैपिटा इनकम आपको आती है, लिटरेसी रेट भी आपको पता है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? कि एक एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कि अगर नॉर्मली बताती हूँ मैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है कि एक बंदा कितनी लाइफ तक जिएगा, एवरेज देखा जाता है। अब आपने सुना होगा कि पहले तो लोग 100-200 साल तक जी जाते थे, अब मोस्टली एवरेज क्या रह गया है कि लोग 60, 70, 75, 75 के रेंज में ही लोगों की डेथ हो जाती है। तो यही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। हमको क्या लगता है कि ये जो एवरेज पर्सन है वो कितना जी सकता है, उसकी कितनी लाइफ हो सकती है, उसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अगर ये ज्यादा होगी तो मतलब कि वो कंट्री ज्यादा अच्छे से नेशनल डेवलप है। तो एक इसी रिपोर्ट में हमें 2021-22 में बताया था कि जो इंडिया है उसकी तो रैंक 138 है अमंगस्ट 193 कंट्रीज, एंड जो श्रीलंका है उसकी रैंक 78 है अमंग 193 कंट्रीज। जो लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब हमने देखा कि अच्छा, अगर ये इतनी इनकम होगी तो ये वाली कंट्री डेवलप है, अगर इतनी इनकम होगी तो ये वाली कंट्री अंडर डेवलप है। हमने बहुत सारी चीजें देखी, पर इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट की डेवलपमेंट तो आप कर रहे हो, ठीक है, डेवलपमेंट होनी भी चाहिए, पर वो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब कि आप अपनी नीड्स जो हैं उनको तो पूरा कर रहे हो, बेसिक चीजें भी आपको मिल रही है, इनकम भी आपको मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, पर आपको कुछ चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। और वो चीजें क्या है कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीजें हैं आपके पास, कि आप एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हो, उसको इस तरह से यूज करो कि आपकी ग्रोथ तो हो, पर जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है ना उसके लिए लॉस ना हो। मतलब कि हम ये नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट के नाम पे हमने सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, हमने सारी एल्यूमिनियम यूज कर ली, हमने सारे सेमीकंडक्टर्स बना लिए, हमने सारे नियोन वगैरह सारे जितने मेटल्स होते हैं उनका यूज कर लिया, और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, हमने सब कुछ कर दिया, और जो हमारे आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, उनके पास ना कोई रिसोर्सेज हैं, वो कैसे डेवलप होंगे? तो हमें क्या करना है? हमें डेवलपमेंट ज़रूरी है, हमें स्टील वगैरह सब कुछ ज़रूरी है ताकि हम आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, बिल्डिंग्स वगैरह बनाए। तो हर एक चीज़ की हमारे पास इम्पोर्टेंस है। तो हमें डेवलपमेंट ऐसे करनी है कि हमारे लिए तो डेवलप हो, पर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो बचे रहे। तो उसको हम कहेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कि हमने सस्टेन करके चला, अपनी नीड्स तो पूरी करी ही करी, पर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स को भी ध्यान में रखकर हमने रिसोर्सेज को वेस्ट होने नहीं दिया। इट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द प्रेजेंट नीड ऑफ अ पर्सन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। कि हमने प्रेजेंट की नीड्स तो पूरी करी ही करी, पर उसके साथ साथ हमने क्या करा, हमने जो फ्यूचर की नीड्स है ना उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। हमने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हमने सभी रिसोर्सेज को यूज करा, सभी काम हमने फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए करे, और कुछ भी वेस्टेज नहीं करा। उनके लिए एक अच्छी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर अर्थ जो है हम छोड़कर गए। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। तो अगर अब हम ये देखें कि हमारी जो इंडिया है, हमारी कंट्री के अंदर कैसे डेवलपमेंट की जा रही है, मतलब कि हम कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या हम हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म कर रहे हैं, या क्या क्या करंट कंडीशन चल रही है अभी डेवलपमेंट को लेकर हमारी कंट्री के अंदर। अब हम देखें कि करंट कंडीशंस क्या है हमारी इंडिया की। ग्राउंड वाटर एट रिस्क, कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जो जमीन के नीचे जो पानी है वो रिस्क पर है। क्यों है?
1/3 of the country is overusing the groundwater in Punjab, Western UP, Central and Southern India. ये क्या कहता है कि जो हमारी कंट्री है ना, उसका जो पंजाब हो गया, आपका वेस्टर्न यूपी वाला एरिया हो गया, सेंट्रल साउथर्न जो हमारा इंडिया है, वहाँ पर जो है ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा 1/3 यूज़ किया जा रहा है वहाँ से ग्राउंड वाटर का। अगर हम ऐसे ही उसको यूज़ करते रहेंगे ना, तो वो ज़मीन एकदम बंजर हो जाएगी, मतलब वहाँ पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ एकदम सूखा पड़ जाएगा, ड्रोट आ जाएंगी वहाँ पर, तो आगे फ्यूचर जनरेशन जो है वहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगी। अभी जो पंजाब वगैरह के जो एरियाज हैं वो वहाँ इतना एक्सेसिव यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है पंजाब जो है वहाँ एग्रीकल्चर लैंड है, ये जो सारे एरियाज हैं ये एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एग्रीकल्चर के लिए इनको जो है पानी की नीड होती है। तो ये पानी को इतना ज़्यादा ग्राउंड से निकाल रहे हैं, इतना यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आने वाली जनरेशन के लिए एकदम सूखा पड़ जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रिस्क पर है। हम डेवलप तो कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, हम आगे तो बढ़ रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, पानी जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के लिए सूखा लेके आ रहे हैं। तो हम इसको सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट नहीं कह सकते। सेकंड क्या है? एक्सेसिव माइनिंग, गोल्ड, सिल्वर, कोल, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आपको पता है अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा चल रही हैं, यूएस के साथ, रशिया के साथ, इतने इतने टैक्सेस जो हैं वो क्रूड ऑयल की लड़ाई की वजह से लग रहे हैं इंडिया के ऊपर, अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर भी। तो जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोल है, इन सब के जो प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर ये इतने तो है ही नहीं ना कि सबकी डिमांड पूरी कर सकें। जो गोल्ड और सिल्वर है, कोल है, आपको पता है पुराने ज़माने में जब शादी होती थी तो इतना इतना गोल्ड दिया जाता था, मांग टीका भी, बालियां भी, आपके नेकलेस भी, पर आज देखे तो एक पेंडेंट होता है। तो मतलब वही है ना कि जो गोल्ड है वो पहले के ज़माने में ज़्यादा था और वो ठीक प्राइसेस पे मिल जाता था, पर आज के टाइम पे हम क्या देखें कि जो गोल्ड है वो पैसे दे के भी मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि है ही नहीं इतना। चाहे आप कितनी मर्जी खुदाई कर लो, गोल्ड जितना है वो तो उतना ही रहेगा ना, वो ऐसे बढ़ तो नहीं जाएगा। तो हमने इतना ज़्यादा एक्सेसिव माइनिंग कर लिया, इतना गोल्ड का यूज़ कर लिया अलग अलग चीज़ों में कि उनकी जो डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है, पर उनकी सप्लाई है ही नहीं, हमारे पास गोल्ड है ही नहीं, तो उनके प्राइस तो ऑब्वियसली है ना बढ़ेंगे ही। इसलिए क्या कहते हैं कि अगर हम एक्सेसिव माइनिंग करें, बहुत ज़्यादा माइनिंग करें, सारे रिसोर्सेज को हम ही यूज़ कर ले, तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। वो आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे? अगर बेसिक उनके पास स्टील वगैरह भी नहीं होगा तो आगे कैसे सरवाइव कर पाएंगे? तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो हम फैक्ट्रीज वगैरह बना रहे हैं, उन फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है, ठीक है, उनसे हार्मफुल गैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रही है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या कहता है कि हम डेवलप कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, हम माइनिंग कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा इफेक्ट हो रहा है, जिसको हम आगे वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए वापस कभी नहीं ला पाएंगे। वाटर, एयर इतना पोल्यूट कर रहे हैं, फैक्ट्रीज वगैरह जो है उनकी वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इतना कुछ हो रहा है। हम डेवलप कर रहे हैं, हमारी इंडिया नो डाउट डेवलप कर रही है, पर वो डेवलप नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा। इवन दो हमारी आज जो कंडीशन है इंडिया की, इंडिया के लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं कि अच्छा हमें ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है, फिर भी हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री जो है वो अभी भी डेवलपिंग हो रही है। पर अगर हम आज हमारी जो जनरेशन है, अगर हम हर एक चीज़ को ध्यान से यूज़ करेंगे तो हम अपनी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलप्ड लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ ये जो चैप्टर है आपको समझाना चाहता है कि आप, यू आर द यूथ ऑफ द कंट्री, आप आने वाली जनरेशन हो, तो आपको डेवलपमेंट करनी है, पर हर डेवलपमेंट के साथ आपको सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। यस, आई गेस चैप्टर खत्म हो चुका है। एंड यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।